Hello friends, welcome to Geeky Bankers. So today we will discuss a recalled question from prevention of cybercrime and fraud management. ऐसे क्वेश्चंस जो मान लीजिए एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे. सो दिस इज सेट फर्स्ट. लेट्स स्टार्ट. And before starting this lecture, just a small information for all of you. If you are preparing for IIBF certifications, then you can download Geeky Bankers app, and here you will get chapter wise lecture videos. You can view PDF, and there are lots of MCQs for practice. This includes chapter wise MCQs, previous year MCQs, etc. And if you have any query, then you can call or drop a message on this number 7061953535. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि लेबनीज लूप क्या है. देखिए इतना बड़ा मैंने लिखा हुआ है, उसको बाद में पढ़ेंगे. देखिए लेबनीज लूप क्या होता है कि एक तरीके का ये एटीएम फ्रॉड टेक्निक है जहाँ पे क्रिमिनल क्या करता है कि फिजिकल डिवाइस का यूज़ करता है. ठीक है, जो कार्ड स्लॉट्स होता है एटीएम में जहाँ पे आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं, तो वहाँ पर ये क्या करता है, कोई फिजिकल डिवाइस यूज़ करता है जिससे क्या होगा कि आपका कार्ड जो है वहीं पे ट्रैप हो जाएगा. ठीक है, और आपको लगेगा कि ये जो है वो मशीन के अंदर ही जो है वो रह गया है, वो निकल नहीं रहा है. ठीक है, और होता क्या है कि उस डिवाइस से कार्ड ट्रैप भी होता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि मशीन जो है वो आपके कार्ड को पढ़ नहीं पाएगा. ठीक है, वो पढ़ नहीं पाता है. ठीक है, तो जो मान लीजिए जो ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जो विक्टिम है, ठीक है, तो उनको या तो फ्रॉडस्टर जो है वो हेल्प ऑफर करेगा कि मैं निकाल देता हूँ बताइए, ठीक है, या चुपके से पिन देख लेगा. और बाद में क्या होगा कि मान लीजिए उस स्लॉट से तो निकलना है नहीं कार्ड को, जब ये चला जाएगा तो फ्रॉडस्टर उस कार्ड को निकाल लेगा और पिन उसको मालूम हो चुका है. ठीक है, तो वो उस दोनों के हेल्प से जो है वो ट्रांजेक्शन करेगा. तो दिस इज लेबनीज लूप. एक बार अब देख लेते हैं लेबनीज लूप के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है. लेबनीज लूप इज अ टाइप ऑफ एटीएम फ्रॉड technique where criminals use a physical device to trap a card inside an ATM machine, making the user believe that their card has been swallowed or retained by the machine. ठीक है, कि कार्ड जो है उसके अंदर ही रह गया है. ठीक है, अब वो निकलेगा नहीं. ठीक है, इस यूजर को यही बिलीव लगता है कि उनका कार्ड जो है वो swallowed हो चुका है. The device works by inserting a sleeve or loop into the ATM card slot. When a victim inserts their card, the machine cannot read it and the card seems to be stuck. While the victim is trying to retrieve the card or is distracted, the fraudster can either watch or capture the pin as it is entered or approach the victim under the guise of offering help. या तो वो मान लीजिए कि जैसे ही कार्ड स्लॉट में वो फंस जाता है कार्ड, ठीक है, तो मान लीजिए क्या है कि विक्टिम ट्राई करता है उसको निकालने के लिए, तो डिस्ट्रैक्ट होता है, और इसी क्रम में जो है वो क्या करेगा, हमारा फ्रॉडस्टर क्या करेगा कि उसको देख लेगा, पिन को देख लेगा. ठीक है, एंड वंस द विक्टिम लीव्स, जैसे ही वो एटीएम प्रीमाइसेस छोड़ के जाता है विक्टिम, द फ्रॉडस्टर रिट्रीव द कार्ड यूजिंग द लूप एंड देन हैज एक्सेस टू द कार्ड एंड द पिन अलाउइंग फॉर फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन. जैसे ही वो लीव किया विक्टिम, तो उसके पास अब कार्ड और पिन दोनों है, वो ट्रांजेक्शन करता है. तो दिस इज ऑल अबाउट लेबनीज लूप. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. साइबर स्टॉकिंग क्या है. देखिए ऐसे भी जब हम मान लीजिए रास्ते पे चलते हैं, तो मान लीजिए स्टॉक करता है, किसी की आदत होती है स्टॉक करने का, ऐसे ही देखेगा घूरता रहेगा, है ना. मान लीजिए कोई भी लड़का लड़की कोई जा रहा, तो लड़कियों के केस में ये ज़्यादा होता है. मान लीजिए कोई लड़की जा रही है तो 10 बंदे घूर रहे हैं, उनका काम ही वही है घूरना. तो मान लीजिए जो भी चल रहा है, जो जा रहा है, उसको कितना ऑकवर्ड फील होता है ना.
तो ऐसे ही साइबर स्टॉकिंग का क्या मतलब है कि जब आप यही काम जो है वो ऑनलाइन ये काम कर रहे हैं, कि मान लीजिए कोई ऑनलाइन आता है और आप उसे कुछ भी मैसेज भेजना स्टार्ट कर दो, कोई भी ऑनलाइन आए आप उसको कोई कुछ पिक्चर विक्चर भेजना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो दिस इज साइबर स्टॉकिंग। तो साइबर स्टॉकिंग इज अ फॉर्म ऑफ हरासमेंट और स्टॉकिंग दैट अकर्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स primarily over the internet. It involves the repeated use of digital technology to harass, threaten, monitor towards someone, sending, threatening or harassing emails, message or comments, publishing harmful or false information online. तो ये सब क्या है? दिस इज साइबर स्टॉकिंग। मान लीजिए आप जो है किसी को ऑनलाइन थ्रेट कर रहे हो, हैरेसिंग ईमेल्स भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं किसी के लिए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी, या उसके बारे में किसी के बारे में आप फॉल्स इंफॉर्मेशन पब्लिश कर रहे हो, तो ये सब क्या है? ये सब आता है आपको कहाँ? साइबर स्टॉकिंग में ये सब आता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हमारा क्या है? साइबर वर्ड केम फ्रॉम। ये भी क्वेश्चन ऑफन रिपीट होता है। तो ये ग्रीक वर्ड का वर्ड है ये साइबर, और ये साइबरनेटिक्स वर्ड से आया है। तो डिराइव्ड फ्रॉम साइबरनेटिक्स एंड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, याद रखना होगा। साइबरनेटिक्स वर्ड से आया है जो कि एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज थ्रेट वेक्टर? थ्रेट वेक्टर क्या है? देखिए थ्रेट वेक्टर क्या है? थ्रेट वेक्टर को हम लोग अटैक वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसा मेथड, थ्रेट वेक्टर मतलब एक ऐसा मेथड और पाथवे, ठीक है, दैट अ मैलिशियस एक्टर यूजेस टू इनफिल्ट्रेट इन अ सिस्टम, नेटवर्क और एप्लीकेशन टू डिलीवर अ थ्रेट। ऐसा कोई पाथवे, ऐसा कोई मेथड जिससे जो मैलिशियस एक्टर है, ठीक है, आप उसको फ्रॉडस्टर बोल लो, ठीक है, आपके सिस्टम में, नेटवर्क में और एप्लीकेशन में जो है इनफिल्ट्रेट करता है, या थ्रेट डिलीवर करने के लिए जिस पाथ का यूज करता है, ठीक है, तो दैट इज थ्रेट वेक्टर और अटैकर वेक्टर, अटैक वेक्टर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि दिस कैन इंक्लूड वेरियस टेक्निक्स, टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज एम्प्लॉयड बाय अटैकर टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज एंड गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और सिस्टम। कॉमन थ्रेट वेक्टर है क्या क्या? तो देखिए जो कॉमन थ्रेट क्या क्या है, वेक्टर क्या क्या है? फिशिंग हो गया, मैलवेयर, सोशल इंजीनियरिंग, एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटी, इनसाइडर थ्रेट, ब्रूट फोर्स अटैक, डीओस एंड डीडीओस, मैन इन द मिडल, अनपैच्ड सॉफ्टवेयर। तो ये सारा थ्रेट वेक्टर है, क्योंकि इस सब का यूज करके जो फ्रॉडस्टर है, ठीक है, जिसका मैलिशियस इंटेंट है, तो वो आपके नेटवर्क में हो या आपके सिस्टम में हो, ठीक है, तो वो इंटर करता है। तो फिशिंग तो आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए आपके ईमेल के ऊपर कोई ऐसा लिंक विंक भेज देता है, अब आप उसको क्लिक करोगे, ठीक है, और कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा और फिर आपको परेशानी होगी। मैलवेयर मतलब वायरस, स्वॉर्म्स और ट्रोजन, रैंसमवेयर, ये सब हो गया। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है कि मान लीजिए किसी भी तरीके से आप जो है वो किसी को उसका कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को जो है वो लेना, किसी को बहला फुसला करके जो है वो आप परसुएड करके जो है वो इंफॉर्मेशन लेते हो। एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज क्या है कि टेकिंग एडवांटेज ऑफ वीकनेस और फ्लॉज इन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन टू गेन ऑथोराइज्ड एक्सेस। मान लीजिए कि आप एक सिंपल एक राउटर खरीदे और जो भी उसका डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन था आपने चेंज नहीं किया, तो एक तरीके से वो ओपन है, आपका कोई पोर्ट ओपन है, ठीक है, तो ये सब एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज है। इनसाइडर थ्रेट, मान लीजिए हमारा एम्प्लॉय ट्रस्टेड इंडिविजुअल है, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली इंफॉर्मेशन लीक कर दे, तो वो भी एक थ्रेट वेक्टर है। ब्रूट फोर्स अटैक, जिसमें टूल का यूज करके हम लोग पासवर्ड या इंक्रिप्शन की गेस करते हैं, दैट इज ऑल्सो ए थ्रेट वेक्टर। डीओस और डीडीओस तो आप जानते होंगे, मान लीजिए कि एक वेब सर्वर है, उस पर जो है हम लोग क्या करते हैं, किसी और सिस्टम से, डीओएस के केस में मैं बता रहा हूँ, आप फेक ट्रैफिक इस पर भेज रहे हो, इतना भेज रहे हैं कि ये लेजिटिमेट जो इसका कस्टमर है,
यूजर है उसको ये सर्व नहीं कर पाएगा, आपके ही ट्रैफिक से डाउन बैठ जाएगा, इतना आप ट्रैफिक भेज दोगे। और डीडीओज में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस में मोर देन वन सिस्टम से यही ट्रैफिक आप भेजते हो इसमें। ठीक है, कि इसका जो लेजिटिमेट यूजर्स है वो इसको यूज नहीं कर पाएगा आपके ही ट्रैफिक से। ठीक है, जो हैकर है या इसका इंटेंट सही नहीं है उसके ट्रैफिक से ही परेशान रहेगा। तो ओवरलोडिंग अ सिस्टम और अ नेटवर्क विथ एक्सेसिव ट्रैफिक और रेंडर इट अनअवेलेबल टू लेजिटिमेट यूजर्स। ठीक है, इतना उस पर ट्रैफिक भेज दो कि जो उसका यूजर है यूज ही नहीं कर पाए। MITM अटैक क्या है, intercepting and altering communication between two parties without their knowledge. This is main in the middle attack and this is also a threat vector. Unpatched software क्या है कि exploiting non vulnerabilities in software that has not been updated or patched. मान लीजिए कि आपका विंडो सिस्टम है, आप विंडो 10 प्रो यूज करते हो, अब उसमें कोई ना जो सबको पता है कि वनरेबिलिटीज है और उसको पैच नहीं किया गया टाइम से, तो वो भी एक तरीके का जो है वो ओपन वेक्टर है, थ्रेट वेक्टर है, जहाँ से इंटर कर सकता है, जहाँ से थ्रेट डिलीवर होगा आपके सिस्टम में। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थ्रेट वेक्टर। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और आता है कि थ्रेट लैंडस्केप इन साइबर सिक्योरिटी क्या है। थ्रेट लैंडस्केप जो है वो क्या है साइबर सिक्योरिटी में। देखिए इसका मतलब क्या है, यदि मैं बोलूं कि तो इट रेफर्स टू द एवर इवॉल्विंग एरे ऑफ थ्रेट्स एंड वनरेबिलिटीज दैट एग्जिस्ट इन डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है, थ्रेट लैंडस्केप मतलब है कि डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड जो है और वो इवॉल्व भी तो हो रहा है टाइम टू टाइम, नया नया थ्रेड भी तो आ रहा है, तो वो सब मिला करके जो है वो क्या बनाता है, तो थ्रेट लैंडस्केप बनाता है। इट इनकम्पासेस द डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर थ्रेट्स सच एज malware, ransomware, phishing, denial of service attack and more, as well as the tactics, techniques and procedures used by cyber criminals and malicious actor। तो थ्रेट लैंडस्केप मतलब हुआ कि सारा थ्रेट डिफरेंट टाइप का, जितने भी डिफरेंट टाइप के थ्रेट्स हैं उस सबको यदि हम बोले तो ये क्या कहलाएगा कि थ्रेट लैंडस्केप कहलाएगा, जितने भी तरह के डिफरेंट थ्रेट्स। ठीक है, अच्छा अभी ये जो रैंसमवेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अभी न्यूज़ में आपने देखा होगा कि रैंसमवेयर का अटैक आया था CH टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि कैटर करता है आपको किसको, RRBs को, जनरली SBI स्पॉन्सर्ड RRBs को, और दूसरा जो है ये कोऑपरेटिव बैंक्स को, जहाँ पे 4 दिन तक जो है वो क्या हुआ था कि ऑल द सर्विसेज वर डाउन ऑफ दिस बैंक, अराउंड 300+ बैंक्स वर इन्वॉल्व। ठीक है, बाद में फिर, और जब भी कभी ऐसा होता है, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि रैंसमवेयर का अटैक जब भी होता है तो जो हमारा बिग 4 कंपनीज है, ठीक है, ऑडिटिंग फर्म्स, तो जो बिग 4 कंपनीज हैं डिलॉयट, PwC, KPMG एंड EY, ठीक है, जो ऑडिट और एश्योरेंस प्रोवाइड करता है, तो फिर उसके थ्रू ये लोग फॉरेंसिक ऑडिट और ये सब कराते हैं, फिर वो NPCI को रिपोर्ट जाता है कि वंस NPCI अप्रूव्ड तब जाके नॉर्मल ऑपरेशन जो है, नहीं तो NPCI कहता है कट ऑफ कर देता है सारे बैंक्स को। ठीक है, तो जो उसका प्रोवाइडर है उसको कट ऑफ कर दिया तो सारा बैंक भी कट ऑफ हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डंपस्टर ड्राइविंग। डंपस्टर ड्राइविंग को यदि मैं एक लाइन में बोलूं तो डंपस्टर ड्राइविंग इज कि कूड़ा में से आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने अपना हार्ड ड्राइव फेंक दिया, उस हार्ड ड्राइव में से आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, देखते हैं क्या है। इन साइबर सिक्योरिटी डंपस्टर ड्राइविंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ सर्चिंग थ्रू फिजिकल वेस्ट और discarded item to find sensitive information that can be used to carry out a cyber attack or other malicious activities. This method exploits the fact that organization individuals sometimes dispose of document, hardware and other materials that contain valuable information without properly securing or destroying them. ठीक है, मान लीजिए कि कोई हमारा हार्डवेयर है या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो प्रॉपरली इरेज नहीं करके यदि हम ऐसे फेंक देंगे तो हो सकता है कि किसी के लिए वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बन जाए। तो डंपस्टर ड्राइविंग में क्या होता है, देखिए, सर्चिंग ट्रैश बिन्स, रिकवरिंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सट्रैक्टिंग डेटा। अटैकर्स physically sift through trash bins and dumpster near office buildings,
होम्स एंड अदर फैसिलिटीज। जहाँ पर भी मान लीजिए डंपस्टर क्या करेगा कि जहाँ पर भी ऑफिस का या होम का, ठीक है, ट्रैश बिन्स ये सब है, तो वहाँ पे रहेगा और फिर उसको सर्च करेगा। द गोल इज टू फाइंड आइटम्स सच एज डिस्कार्डेड पेपर, ओल्ड हार्ड ड्राइव्स, यूएसबी स्टिक्स, सीडीज, डीवीडीज एंड अदर स्टोरेज डिवाइसेस। तो उसको कलेक्ट करेगा और फिर उसको क्या करेगा, चेक करेगा। थर्ड क्या है, एक बार जब मिल गया तो फिर वो क्या करेगा, एक्सट्रैक्टिंग डेटा। सबसे पहले कि बिन के नज़दीक वो शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा वो क्या करेगा कि उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है, डेटा को एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा, पहले बिन के नज़दीक शिफ्ट होगा और फिर बिन में से जो भी हार्ड ड्राइव है, सीडी ड्राइव है, इस सबको लेगा और बाद में उस सीडी में से थर्ड स्टेप में क्या करेगा कि वो सीडी या हार्ड ड्राइव जो भी है उसमें से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड इंक्लूड पासवर्ड, लॉगिन क्रेडेंशियल, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, कंपनी सीक्रेट्स, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डिटेल एंड मोर। तो डंपस्टर ड्राइविंग में यही होता है, कूड़े में से इंफॉर्मेशन को निकालना। नेक्स्ट हमारा क्या है, नाइजीरियन 419 एडवांस फी फ्रॉड। देखिए इसमें क्या होता है ना, एक लाइन में बताएं तो क्या है कि जो नाइजीरिया का 419 एडवांस फी फ्रॉड था उसी को हम लोग 419 स्कैम भी बोलते हैं। ये फिनेंशियल फ्रॉड में क्या होता है कि आपको मान लीजिए एक फ़ोन आएगा या मैसेज आएगा कि आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है इतना सारा, आपको पता नहीं है, ठीक है, 200 मिलियन का प्रॉपर्टी है, उसको प्रोसेस करने के लिए आपको जो है वो कुछ पैसे देने पड़ेंगे। बहुत पेनी अमाउंट बोलेगा, मतलब 200 मिलियन के सामने में वो पेनी अमाउंट हो सकता है। आपको लगेगा 50,000 लगेगा डॉक्यूमेंटेशन फी और फिर वो आपका हो जाएगा। फिर एक बार आप पैसे दोगे तो वो दोबारा फिर मांगेगा, ठीक है, दोबारा वो फिर मांगेगा, बोलेगा नहीं पूरा पेपर वर्क नहीं हुआ, ठीक है, अभी और लगेगा, फिर और लगेगा। एक टाइम आएगा कि आप हार जाओगे, आप बोलोगे ये ठग रहा है। जब तक आपको पता चलेगा कि हमको ठग रहा था तब तक आपका बहुत सारा पैसा जो है वो निकल चुका रहेगा। तो दिस इज नाइजीरियन 419 एडवांस फी फ्रॉड। अब एक बार देख लेते हैं क्या है। तो दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज 419 स्कैम, इज अ टाइप ऑफ फिनेंशियल फ्रॉड नेम्ड आफ्टर द सेक्शन ऑफ नाइजीरियन क्रिमिनल कोड डीलिंग विद फ्रॉड, सेक्शन 419। एक बात और याद रखिएगा कि नाइजीरिया में जो ये एडवांस फी फ्रॉड था उसको डील करने के लिए बनाया गया था सेक्शन 419, लेकिन ये इस सेक्शन के नाम से ही फेमस हो गया, नाइजीरियन 419 एडवांस फी फ्रॉड, ठीक है। नाइजीरिया में ये सेक्शन है, ठीक है। स्कैमर्स कॉन्टैक्ट पोटेंशियल विक्टिम्स। अब देख लीजिए पोटेंशियल भी लिखा हुआ है, जैसे हमारे लिए पोटेंशियल कस्टमर होता है ना, पैसे वाला कस्टमर जिसका अच्छा इनकम है, तो इसी तरह यहाँ पर क्या है कि पोटेंशियल विक्टिम्स को ढूंढता है कि कौन ऐसा है जो ट्रैप में इजीली फंस जाएगा, तो उसको पहले जो है वो पकड़ते हैं, ठीक है। तो पहले उसको क्या करेगा, पकड़ेगा, ठीक है, थ्रू वेरियस मीन्स इंक्लूडिंग ईमेल, सोशल मीडिया, लेटर्स क्लेमिंग टू बी गवर्नमेंट ऑफिशियल, a member of wealthy family or someone with access to a large fortune that they need help transferring। कभी कभी ये भी बोलेंगे कि हमारा पैसा जो है, ठीक है, हम पैसा दान करना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं। द स्कैमर स्पिन्स अ कंपेलिंग स्टोरी इन्वॉल्विंग एन इनहेरिटेंस, अनक्लेम्ड फंड, अ लॉटरी विन, अ ल्यूक्रेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कुछ भी हो सकता है कि वो आपको बोलेंगे कि आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, अनक्लेम्ड फंड है, लॉटरी जीता है आपने, ये ल्यूक्रेटिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि आप इतना इसमें अभी इन्वेस्ट करो और आपको इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। द विक्टिम इज टोल्ड दे कैन रिसीव अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द मनी इफ दे असिस्ट इन द ट्रांसफर प्रोसेस। द स्कैमर रिक्वेस्ट दैट द विक्टिम पे वेरियस फीस अपफ्रंट टू फैसिलिटेट द ट्रांजेक्शन। These can include processing fees, legal fees, taxes or bribes. If the victim pays the initial fee, the scammer will often invent additional fees or complications, continually asking for more money. Ultimately, the promised money or opportunity never materializes and the victim is left out of pocket for the fees they paid. मैंने बताया आपको कि आपको मान लीजिए बोलेगा कि लॉटरी आपने विन किया है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, अनक्लेम्ड पैसा है, ठीक है, और उसको प्रोसेस करने के नाम पे आपसे पैसे ले लेंगे वो, और एक बार आप पैसे दोगे तो दोबारा मांगेंगे, तिबारा मांगेंगे अगेन कि अभी ब्राइब देना है, अभी ये हो गया, वो हो गया। एक टाइम आएगा कि यू विल स्टॉप पेइंग द फी एंड टिल दैट टाइम आपका सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पैसा जो है वो आपके जेब से चला गया रहेगा। तो दिस इज नाइजीरियन 419 एडवांस फी फ्रॉड, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश थेफ्ट एंड डेटा थेफ्ट? तो हम सब जानते हैं कैश थेफ्ट में फिजिकल पैसा आपके जेब से हाथ से ले लिया मान लीजिए। डेटा थेफ्ट क्या है, चलिए पहले इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। कैश थेफ्ट क्या है कि इन्वॉल्विंग द फिजिकल टेकिंग ऑफ मनी और कैश इक्विवेलेंस, टेंजिबल एसेट है ना, कुछ लेके जाता है, ठीक है। इमीडिएट वैल्यू, द स्टोलन कैश एज अ डायरेक्ट एंड इमीडिएट मॉनेटरी वैल्यू। लेकिन डेटा क्या है, सबसे पहले तो इनटेंजिबल है, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना ले गया, क्या ले गया, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हो सकता है कि आपने कोई डायग्राम बनाया है, ठीक है, आप कोई रिसर्च कर रहे थे, ठीक है, और वो लेकर के चला गया, हो सकता है आपको सालों का मेहनत हो जो लेके चला जाएगा। पोटेंशियल वैल्यू क्या है इसका, द वैल्यू ऑफ स्टोलन डेटा कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर एंड हाउ इट इज यूज्ड और सोल्ड, कि मान लीजिए वो किसका डेटा है, किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है, और उसको कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। ये किसी साइंटिस्ट का यदि मान लीजिए रिसर्च पेपर वो कुछ लिख रहा था बिल्कुल एंड में है, और यदि वो कोई चोर उसे लेके चला जाता है तो उसका वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होगा ना, ठीक है। तो डेटा थेफ्ट में क्या होता है कि इमीडिएट वैल्यू पता नहीं चलता और क्या गया ये भी पता नहीं चलता। पैसे में पता चलता है हाँ भाई 5,000, 50,000, 5 लाख, 5 करोड़ रुपया गया है, डेटा में नहीं पता चलता, और उसका इमीडिएट वैल्यू भी पता नहीं चलता, बाद में चलता है कि उसका पोटेंशियल वैल्यू क्या था। तो दिस इज डिफरेंस कैश एंड डेटा थेफ्ट। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा है, ठीक है, वो हमारा है नेक्स्ट डेटा डिडलिंग। डेटा डिडलिंग मतलब सिंपल समझिए डेटा टेम्परिंग, ठीक है, इस सबको कुछ याद मत रखिए। डेटा टेम्परिंग रेफर्स टू द अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा बिफोर और ड्यूरिंग इनपुट इनटू कंप्यूटर सिस्टम। डेटा डिडलिंग मतलब कंप्यूटर में एंटर करने से पहले यदि डेटा के साथ मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, तो दिस इज डेटा डिडलिंग। दिस टाइप ऑफ मैनिपुलेशन कैन लीड टू ए सिग्निफिकेंट इनएक्यूरेसीज एंड पोटेंशियल मिसयूज ऑफ डेटा। मान लीजिए कि आप किसी स्टूडेंट का मार्क्स जो है वो अपलोड कर रहे हैं सिस्टम में, आपने मैनिपुलेट करके 92 था तो 29 बना दिया। अब बताओ कि कितना मतलब अलग हो जाएगा। मैंने एक सिंपल सा एक सिंपलेस्ट एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो दिस इज डेटा डिडलिंग कि सिस्टम में इंटर करने से पहले या बीच में आप डेटा के साथ टेम्परिंग करते हो, दिस इज डेटा डिडलिंग। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप साइबर स्क्वैटिंग क्या है, ठीक है। साइबर स्क्वैटिंग जो है वो क्या है, देखिए साइबर स्क्वैटिंग क्या है। ऑल्सो नोन एज डोमेन स्क्वैटिंग इन्वॉल्व्स रजिस्टरिंग, ट्रैफिकिंग इन और यूजिंग अ डोमेन नेम विद द इंटेंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम गुडविल ऑफ समवन एल्स ट्रेडमार्क। Typically, the cyber squatter offers to sell the domain to the person or company who owns a trademark contained within the name at the inflated price. यहाँ पे मैंने लिखा था, देखिए जैसे google.com है, अब मान लीजिए मैं GOOGLE लिख दिया, ठीक है, तो मैं गूगल का जो ट्रैफिक है वो मेरे पास आ सकता है। अब जैसे फ्लिपकार्ट है, मैंने FLIPP कार्ट लिख दिया, ठीक है। तो टाइपो स्क्वैटिंग मतलब कि रजिस्टरिंग डोमेन नेम्स दैट आर कॉमन मिस स्पेलिंग्स और वेरिएशंस ऑफ पॉपुलर ट्रेडमार्क, एक तो टाइपो स्क्वैटिंग। ब्रांड नेम स्क्वैटिंग कि यदि किसी का ब्रांड बहुत बड़ा है तो उसका कुछ मिस स्पेल्ड कर दो। अच्छा, मैं ना एक एग्जांपल बता रहा हूँ, देखिए बहुत सारी जगहों पे आप देखोगे, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि बिसलरी एक ब्रांड है, ठीक है, BISLER है, यही होता है ना इसका। लेकिन आप देखोगे कि इस नाम से ना कोई जो है वो मान लीजिए LARI लिख देगा, BISLAR है, कोई लिख देगा BISLUR है, या कोई लिख देगा BISLER डबल ई लिख देगा, ठीक है, या डबल L कर देगा, मतलब कि वैसा ही ग्रीन कलर का दे देगा और मिस स्पेल्ड कर देगा उसको, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कि बिसलरी का ब्रांड नेम से फायदा उठा रहा है कि लोग इतना चेक नहीं करता कि एक डिजिट इधर उधर कुछ रहेगा, एक वर्ड इधर उधर कुछ रहेगा, और उसका जो है वो, लेकिन आपको देखने में एक जैसा ही लगेगा, ग्रीन कलर का व्हाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन जैसे ओरिजिनल होता है। तो इसी तरह क्या करते हैं लोग कि ब्रांड नेम, जो बड़ा बड़ा ब्रांड है उसके नाम पे फेक वेबसाइट रजिस्टर कर लिया मैलिशियस इंटेंट के कारण। तो जैसे टाइपो स्क्वैटिंग मैंने गूगल का एग्जांपल लिया, ब्रांड नेम स्क्वैटिंग में मैंने फ्लिपकार्ट और FLIPP कार्ट, ठीक है, ऐसे देखिएगा तो नहीं लगेगा ठीक ही है। या फिर सेलिब्रिटी नेम्स स्क्वैटिंग, रजिस्टरिंग डोमेन नेम विद दैट इंक्लूड द नेम ऑफ सेलिब्रिटीज और पब्लिक फिगर्स, जैसे अमिताभ.com मैंने लिख दिया, ठीक है, अमिताभ.com, या कोई सा भी आप और ले सकते हो ठीक है, एग्जाम्पल।
कि मैंने लिख लिया कि rajnikant.com, ठीक है, कि मैं जो पब्लिक फिगर है उनसे मतलब उनके नाम पे मेरे पास ट्रैफिक आएगा। तो साइबर स्क्वैटिंग क्या है कि मान लीजिए कोई भी ट्रेडमार्क है, ठीक है, ब्रांड है, पब्लिक फिगर है, तो उसके नाम से डोमेन को रजिस्टर कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन एक बार आया था, मतलब ये भी आता ही रहता है, ठीक है। सीबीआई और ईडी, तो इस पर कुछ टाइम ही नहीं देना है, हम सब जानते हैं कि रेफर्स टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये क्या है? इन्वेस्टिगेटिव पुलिस एजेंसी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का क्या काम है? ईडी। आजकल आप सुनते हो कि यहाँ पे उसका रेड हुआ है, यहाँ पे रेड हुआ है, तो इसका क्या काम है? पहले तो ये काम कहाँ करता है? तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन इंडिया अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन द कंट्री। ये इकोनॉमिक लॉज को इन्फोर्स करने के लिए, यदि वो कोई कहीं पे इम्प्लीमेंट सही से नहीं हो रहा है तो वहां पर जो है इनका काम है आना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एटीएम स्कीमिंग। देखिए, एटीएम स्कीमिंग का एक ही मतलब है कि एटीएम का डेटा को चोरी करना, ठीक है। जहां पे स्कीमिंग डिवाइस लगाते हैं, ठीक है, जहां पे एटीएम डिवाइस लगा करके कार्ड डेटा और पिन्स को जो है वो चोरी किया जाता है, ठीक है। एक बात और बताऊं, इसी से अभी गवर्नमेंट बचने के लिए क्या किया है कि यदि आपको पता होगा कि इस साल 1 अप्रैल से ना आप कोई भी वेरिएंट यूज करो ना कार्ड का, वो सब का सब कॉन्टैक्टलेस होता है, कॉन्टैक्टलेस कार्ड होता है। आपको कार्ड स्लॉट में इंसर्ट करने का जो है उसमें नीड नहीं है, ठीक है, इसी स्कीमर से बचने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि कार्ड रीडर स्कीमर, क्रिमिनल अटैच ए स्कीमिंग डिवाइस ओवर द एटीएम, ठीक है। तो क्रिमिनल अटैच ए स्कीमिंग डिवाइस ओवर द एटीएम्स कार्ड रीडर स्लॉट। दिस डिवाइस कैप्चर्स द डेटा स्टोर्ड ऑन द मैग्नेटिक स्ट्रैप ऑफ द कार्ड व्हेन इट इज इंसर्टेड इनटू एटीएम। तो जैसे ही कार्ड स्लॉट में इंसर्ट होता है तो कार्ड रीडर स्कीमर क्या करता है? उसको पढ़ लेता है। पिन कैप्चर डिवाइस क्या करता है कि हिडन कैमरा और अ फेक कीबोर्ड is used to capture the pin entered by the card holder. The camera is often concealed in a brochure holder or mounted above the keypad, while the fake keypad fits over the original one to record keystroke। कि बिल्कुल ओरिजिनल के ऊपर में दो काम है स्कीमर का। पहला है कि आपका कार्ड का इंफॉर्मेशन पढ़ना, दूसरा आपका पिन जानना। तो कार्ड के लिए तो कार्ड स्लॉट में ही डाल दिया, मान लीजिए कि आपका पता चल जाएगा, और पिन कैप्चर के लिए वो कैमरा लगा देगा, नहीं तो ओरिजिनल कीबोर्ड जो है उसके ऊपर में कीबोर्ड लगा देगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज एटीएम जैमिंग? देखिए, एटीएम जैमिंग क्या है? एटीएम जैमिंग में क्या होता है कि जो कैश डिस्पेंस होता है ना एटीएम मशीन में, ठीक है, तो क्रिमिनल क्या करेगा? किसी भी तरीके से उसको रोक देगा कि डिस्पेंसर से पैसा बाहर नहीं आए, मतलब ट्रांजैक्शन तो सक्सेस है। अब मान लीजिए एक बार पैसा निकल गया, डिस्पेंसर के पास आ गया, तो जब ईजे लॉग निकलेगा उसका, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जनरल लॉग जब निकलता है, जनरली ये रिकंसिलेशन के टाइम में काम आता है, तो वहां पर आ जाएगा कि हाँ सारा प्रोसेस सही था। जब आप मान लीजिए पहली बार कार्ड स्लॉट में कार्ड इन करते हैं, तब से लेके पैसा जो डिस्पेंसर से निकलता है उसके बीच में बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो मान लीजिए जब मामला फंसता है ना चार्जबैक और इस सब के केस में, जब दूसरे आप एक्वायरर बैंक को चार्जबैक करते हो, तो उस टाइम में क्या होता है कि वो आपको बोला जाता है ईजी लॉक देने के लिए। तो ईजी लॉक में तो वो आएगा कि भाई सक्सेसफुल था, लेकिन उसने क्या किया कि डिस्पेंसर के मुहाने पे बिल्कुल वहां पे ग्लू डाल दिया है या कुछ और डाल दिया है। जैसे देखिए, इंसर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्रिमिनल इंसर्ट डिवाइस और ऑब्जेक्ट इनटू एटीएम कैश डिस्पेंसर स्लॉट टू प्रिवेंट कैश फ्रॉम बीइंग डिस्पेंस्ड टू द यूजर। जैसे ही मान लीजिए पैसा निकलना तो निकलेगा नहीं, और वो जो पैसा काउंट करने का आवाज आता है ना पैसा निकलने से पहले, तो यूजर को लगेगा सब कुछ ठीक है, पैसा निकलेगा नहीं, क्योंकि डिस्पेंसर को तो उसने ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। दूसरा क्या है, और जैसे ही जाएगा तो पैसा निकाल लेगा। ये ऐसा बहुत बार हुआ है, ऐसा केस को मैंने डील भी किया हुआ है बहुत बार। दूसरा क्या कि एडहेसिव टेप्स और क्लिप, कॉमन टूल्स यूज्ड इंक्लूड एडहेसिव टेप्स, प्लास्टिक क्लिप्स, अदर ऑब्जेक्ट दैट कैन ब्लॉक द कैश फ्रॉम एग्जिस्टिंग दी मशीन। की कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट डाल दो जिससे पैसा वहां से बाहर नहीं निकले। तो एटीएम जैमिंग यही होता है कि जैम कर देना, पैसा बस नहीं निकले, कि
सब कुछ होगा, डेबिट भी होगा, उसके अकाउंट से पैसा निकल भी जाएगा, कभी आएगा भी नहीं कि वो फ्रॉड है जब तक कैमरा नहीं पकड़े। तो दिस इज एटीएम जैमिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेशन हाईजैकिंग क्या है। देखिए, सेशन हाईजैकिंग इज व्हेन एन अटैकर टेक्स ओवर अ यूजर्स वेब सेशन टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और सर्विसेज। ठीक है, तो सेशन हाईजैकिंग को हम लोग जो है वो कुकी हाईजैकिंग और सेशन साइड जैकिंग भी बोलते हैं। देखिए, होता क्या है ना कि जब भी हम कनेक्ट करते हैं सर्वर से तो एक सेशन आईडी मिलता है, और मान लीजिए वो एक फाइल में स्टोर हो गया। अब किसी भी तरीके से यदि वो सेशन आईडी पढ़ ले, ठीक है, कोई भी दूर बैठ करके, तो वो उस सेशन को एक्सेस कर सकता है वहाँ पर, ठीक है, उस सिस्टम को एक्सेस कर पाएगा वो। देखिए, हाउ सेशन हाईजैकिंग, और सबसे पहले क्या होता है कि इंटरसेप्शन, एन अटैकर इंटरसेप्ट द सेशन आईडी बाय वेरियस मेथड। ठीक है, जैसे आपका पैकेट स्निपिंग हो गया, कैप्चरिंग डेटा पैकेट ओवर अ नेटवर्क स्पेशली अनइनक्रिप्टेड एचटीटीपी ट्रैफिक, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, इंजेक्टिंग अ मैलिशियस स्क्रिप्ट इनटू वेब पेजेस व्यूड बाय अदर यूजर टू स्टील सेशन कुकीज, या फिर मेन एंड मिडिल अटैक, या फिर सेशन फिक्सेशन। इस चारों में से किसी एक के थ्रू जो है वो क्या करता है, सेशन आईडी को इंटरसेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो दिस इज सेशन हाईजैकिंग। अब सेशन मान लीजिए एक बार हाईजैकिंग हो गया तो क्या होगा कि द अटैकर एक्सप्लॉइट्स वल्नरेबिलिटीज इन द वेब सेशन कंट्रोल मैकेनिज्म टाइपिकली इन्वॉल्विंग सेशन कुकीज टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और सर्विसेज ऑन द बिहाफ ऑफ यूजर। सेशन कंटिन्यू रह गया तो जो भी वो काम कर रहा था वो तो जो अटैकर है वो भी कर सकता है। एक बार उसने कुकी हाईजैक कर लिया, सेशन हाईजैक कर लिया, तो वो भी एज ए यूजर वहाँ पे लॉग इन कर सकता है। ठीक है, और तरीका क्या क्या है, तो पैकेट स्निपिंग, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, मेन इन द मिडल अटैक एंड सेशन फिक्सेशन। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट इज आरटीजीएस एंड फीफो ग्रॉस बेसिस। देखिए, आरटीजीएस तो आप जानते हैं कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। ठीक है, ग्रॉस बेसिस मतलब हुआ कि इंडिविजुअली सेटल। सबसे पहले याद रखिए कि एक ट्रांजेक्शन आया 5 करोड़ का, ये सेटल हो गया, जो भी है। मान लीजिए वहाँ पर उसका जो करेंट अकाउंट है वहाँ पे उसने 100 करोड़ रखे थे तो 95 बच जाएंगे। फिर नेक्स्ट 2 करोड़ का आया, 1 करोड़ का आया तो 94 बच जाएगा। ऐसे करके हो रहा है। दूसरा बात क्या है कि ऑर्डर भी मेंटेन होता है। जैसे फीफो मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो आया वो पहले एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ भी यही होता है। आरटीजीएस, फीफो और ग्रॉस बेसिस का क्या मतलब है कि इन आरटीजीएस सिस्टम ट्रांजेक्शन आर प्रोसेस्ड ऑन अ ग्रॉस बेसिस, individually settled, and FIFO first in first out refers to the order in which transaction are processed। जो जिस ऑर्डर में ट्रांजेक्शन आएगा उसी ऑर्डर में प्रोसेस होगा और वो ग्रॉस बेसिस पे सेटल होगा, इंडिविजुअल बेसिस पे। ठीक है, तो आज अच्छा इसमें भी और क्वेश्चन है, मुझे लगा अभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज स्टक्सनेट। स्टक्सनेट क्या है, तो स्टक्सनेट क्या है कि एक सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर वॉर्म दैट वाज डिस्कवर्ड इन 2010 में। मुझे लगता है ईरानियन में जो हुआ था ना हमला, ईरान के जो न्यूक्लियर सप्लाई पे हुआ था। ठीक है, तो ये यही है। तो इट इज़ नोटेबल फॉर बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट नॉन साइबर वेपन्स डिजाइंड स्पेसिफिकली टू टारगेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम। ये याद रखिएगा, स्टक्सनेट्स, इसको जो है वो फर्स्ट साइबर वेपन से भी जाना जाता है। एंड कॉज फिजिकल डैमेज टू इक्विपमेंट believed to have been developed by a coalition of national governments with strong indications pointing towards the United States and Israel, specifically aimed at Iran's nuclear enrichment facility, particularly the centrifuge used to enrich uranium। तो हमें इसमें से हमारे काम का क्या चीज़ है कि हमारे काम का है कि ये फर्स्ट साइबर वेपन था। ठीक है, साइबर वेपन था, और जो 2010 में ये हुआ था, अब ईरान के लिए डिज़ाइन किया गया या किसी के लिए भी, मुझे वो सब याद नहीं रखना है। ये कंप्यूटर वॉर्म है 2010 में जो बना था, जिसका काम है इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम को डिस्टर्ब करना। ठीक है, और ये बिलीव किया जाता है कि ये इजराइल और यूनाइटेड स्टेट मिलकर के जो है इसे बनाया था। लेकिन मेरा काम बस इतना है कि ये फर्स्ट साइबर वेपन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज फ्लक्सनेट। फ्लक्सनेट क्या है, देखिए, फ्लक्सनेट ऑफन रेफर टू एज अ फ्लक्स नेटवर्क और a fast flux service network is a technique used by cyber criminals to hide malicious website behind a constantly changing network of compromised hosts। सिंपल आप ऐसे समझो,
कि आपका ना abc.com एक वेबसाइट है। अब ये किसी सिस्टम पे होस्ट होगा, किसी सर्वर पे होस्ट होगा, मान लीजिए वो 1.3.4 पे होस्ट है। अब मैंने इसको ऐसे डिजाइन किया हुआ है ना कि कभी इसका आईपी ये हो जाएगा, कभी इसका आईपी 7, 8, 9, 10 हो जाएगा, कभी इसका आईपी कुछ और हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, चेंज हो रहा है। अब मान लीजिए यदि आप इसका यूज़ करके कुछ भी गलत काम करते हो तो जो एजेंसी है वो कभी पकड़ नहीं पाएगा, पकड़ तो लेगा ही। फास्ट फ्लक्स मतलब कि आपका जो आईपी, मैप्ड आईपी है ना, वो चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब इन अ फास्ट फ्लक्स नेटवर्क द डोमेन नेम एसोसिएटेड विथ द malicious website frequently change their IP addresses by altering the DNS record to point to different IP addresses at short intervals। सिंपल मैंने बताया, जो आपका है ये जिस भी सर्वर से मैप है उस सर्वर का आईपी फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है। अब डीएनएस में तो चेंज करना ही पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, इन अ फास्ट फ्लक्स नेटवर्क द डोमेन नेम एसोसिएटेड विद द मैलिशियस वेबसाइट फ्रिक्वेंटली चेंजेस देयर आईपी addresses। This is achieved by altering the DNS record to point to different IP addresses at short intervals। This is fast flux। ठीक है, ये क्या है, फास्ट फ्लक्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है DOS और DDoS। DOS क्या है, डिनाइल ऑफ सर्विस। DOS डिनाइल ऑफ सर्विस, और DDoS तो इसी में आगे में डिस्ट्रीब्यूटेड लगा दीजिए, डिनाइल ऑफ सर्विस। देखिए डिनाइल ऑफ सर्विसेज के अच्छे से इसको समझिए। मान लीजिए कि मेरा ना एक वेब सर्वर है, ठीक है, abc.com हमारा एक डोमेन है। मान लीजिए कि ये ना 50 यूज़र पर सेकेंड जो है वो हैंडल कर सकता है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। 50 से बढ़ा देंगे तो ये जो है वो क्या होगा, अनरीचेबल हो जाएगा। रिजल्ट के टाइम में आप देखते होंगे कि जो एड्रेस रहता है ना, वेबसाइट मर जाता है, उसमें कुछ आपको मिलेगा नहीं। आप करोगे तो लगेगा वेब पेज कैन नॉट बी रीच्ड करके आता रहता है। तो मान लीजिए ये abc.com है। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, एक बॉटनेट है मेरे पास, ठीक है। अब मैं इससे ना, इस पर ना ट्रैफिक भेज रहा हूँ बेमतलब में, यहाँ पे ट्रैफिक भेज रहा हूँ लगातार, और ये ट्रैफिक है हमारा 100 यूज़र पर सेकेंड के बराबर, यानी 100 रिक्वेस्ट पर सेकेंड समझ लो, यूज़र नहीं 100 रिक्वेस्ट। और इसका कितना था, इसका जो कैपेसिटी था वो 50 यूज़र पर सेकेंड जो है ये कर सकता था। अब जैसे मान लो ये भेजोगे तो क्या होगा, ये तो डेड हो जाएगा ना आपका, ये तो कुछ काम का बचेगा नहीं। 100 यूज़र पर सेकेंड, 100 रिक्वेस्ट पर सेकेंड भेज रहे हैं, आप एक ही सिस्टम का यूज़ कर रहे हो यहाँ पे, तो दिस इज डिनाइल ऑफ सर्विस। और क्या होगा यदि मैं यही काम, मान लीजिए इसका रहता कि 5000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड कर सकता है, तो मैं डिफरेंट 4-5 और यूज़ कर लेता और सबसे ट्रैफिक भेजता इसके ऊपर ऐसे करके। तो मैं सबके से यदि ये मैं ट्रैफिक भेजता यहाँ से, तो इसको हम तब भी ये डेड हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है, अब आप एक बार इसे पढ़ लो क्या है। A DOS attack is launched from a single source, such as a single computer or a network. The attacker sends an overwhelming amount of traffic to the target system, exploiting vulnerabilities or consuming resources until the system becomes unresponsive or crashes. The target system or service becomes unavailable to legitimate users, causing downtime and potential loss to revenue, data and reputation. आप जब मान लीजिए फेक ट्रैफिक डाल के उसे डाउन कर दोगे तो लेजिटिमेट यूज़र को तो सर्व नहीं कर पाएगा। अब मान लीजिए जिसका भी वो वेबसाइट है, जो भी उसे मेंटेन कर रहा है, जो जिस भी कंपनी का, ब्रांड का, किसी का भी है, तो उसके लिए रेवेन्यू लॉस तो होगा। अब मान लीजिए वो बिजनेस कर रहा है उसके थ्रू, अब फ्लिपकार्ट को कोई डाउन कर दे तो फ्लिपकार्ट का जो ऑनर है, मान लीजिए अब ऑनर तो नहीं है, पब्लिक कंपनी हो गया ये, तो मान लीजिए जो भी है, मान लीजिए जैसा भी है, तो लॉस होगा ना उसको। अब DDoS क्या है? A distributed denial of service क्या है? is a more sophisticated from a DOS attack that involves multiple systems, often thousands of compromised computers working together to launch the attack. The attacker controls a network of infected machines, botnet, to send a massive amount of traffic to the target simultaneously, and this makes it harder to block the attack as it comes from multiple sources, similar to a DOS attack, but typically more severe due to the scale of attack. The sheer volume of traffic can quickly overwhelm even robust defenses, leading to significant downtime and disruption.
तो मतलब DOS में सिंगल सोर्स से आप ट्रैफिक डाल रहे थे और DDoS में मल्टीपल सोर्स से ट्रैफिक डाल रहे थे, जो हमने ये बताया था। ठीक है, तो दिस इज DOS एंड DDoS। तो आज का हमारा क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है। ऐसे और भी क्लासेज अब हम लोग प्रिवेंशन में अभी लाएंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, और ये हमारा नंबर है, कुछ भी आपका क्वेश्चन हो कुछ भी हो तो आप यहाँ पे मैसेज डालिए, आपको जवाब 24/7 मिलेगा। ठीक है।